अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत से आगे निकल चुका है। क्या भारत से पहले पाकिस्तान को जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो मिल सकते हैं। हाल ही में तुर्की में कुछ ऐसे डेवलपमेंट देखे गए हैं जो कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा और जो प्लान है उस पर वो बने रहे तो बहुत जल्दी पाकिस्तान को जो पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो तुर्की से मिल सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दरअसल इस पूरे मामले की जो जड़ है वो तुर्की का वो अनाउंसमेंट है जहां पर उसने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ जो नए रास्ते हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा है, जिसके अंतर्गत जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको जॉइंटली ऑपरेट किया जाए। यानी पाकिस्तान के वो दावे जहां पर कहा जा रहा था कि वो तुर्की के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, अब कहीं ना कहीं वो सच होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होना बाकी हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के मेजर डेवलपमेंट्स देखे गए हैं उसको देख करके भारत के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान को तुर्की के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो एक्सेस है आने वाले निकट भविष्य में मिल सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि अगर तुर्की और पाकिस्तान कोलैबोरेट कर सकते हैं तो भारत को भी करना चाहिए था। दरअसल भारत के एफजेएफए की तलाश आज की नहीं है बल्कि 15 वर्ष पुरानी है, जब भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सफलता के बाद रशिया के साथ एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया था, जिसको हम एफजीएफए के नाम से जानते। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये एक सुखोई 57 होने वाला था, जो कि इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता। शुरुआती दौर में तो इस एयरक्राफ्ट के जो डेवलपमेंट थे वो काफ़ी अच्छे थे और भारतीय वायुसेना इससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थी, लेकिन बाद में कुछ मन मुटाव हुए, कुछ ऐसे इश्यूज हुए जो रिजॉल्व नहीं हो सके। और उनमें जो मेन मामला माना गया वो कॉस्ट शेयरिंग प्लान्स को लेकर के कहा गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को माना गया, और भी कई सारे मुद्दे थे जिन पर आम सहमति नहीं बन पाई और भारत ने वर्ष 2018 में खुद को रूस के एफजीएफए प्रोग्राम से बाहर कर लिया। लेकिन इसमें भारत का अच्छा खासा समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ और इसका प्रभाव सीधे तौर पर हमें देखने को मिला भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट प्रोग्राम में। क्योंकि अगर हम बात करें एमका की, तो एमका प्रोग्राम की जो आधारशिला रखी गई थी वो वर्ष 2008 से 9 के बीच में ही रख दी गई थी और उसी समय इंडियन एयरफोर्स ने यह डिसाइड किया था कि तेजस के बाद जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भारत में ही बनाया जाएगा, जो कि एक ऑल वेदर स्विंग रोल फाइटर होने वाला था। और ये एरियल फाइट और ग्राउंड स्ट्राइक दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाने वाला था। खासकर इसका इस्तेमाल सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी किया जाना था। लेकिन ये प्रोग्राम आगे बढ़ता उससे पहले ही वर्ष 2010 से 2013 का वो समय था जब भारत ने एफजीएफए प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया और एमका प्रोग्राम एक बार फिर से बैक में आ गया। और उसके बाद जब एफजीएफए प्रोग्राम से भारत ने खुद को बाहर किया तो एक लंबे डिले के बाद फिर से एमका प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित किया गया और वर्ष 2019 से जो एक सीरियस कदम है एमका प्रोजेक्ट में वो उठाए गए। लेकिन फिर भी जो डिले थी वो तो हो ही चुकी थी। अब क्योंकि भारत पहली बार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसा एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो डिलेज हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एमका प्रोग्राम में अभी हमें और भी डिले फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो अंडर डेवलपमेंट है और उनके वैलिडेट होने तक हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी ये कहते हैं कि डीआरडीओ हमेशा से अपनी टाइमलाइन से स्लिप होने के लिए क्रिटिसाइज होती रही है, लेकिन अब उन्हें अपनी टाइमलाइन पे बने रहना होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जिस प्रकार की इस समय स्थिति है, भारतीय वायुसेना कोई डिले अफोर्ड नहीं कर सकती और बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है उसकी रिक्वायरमेंट भी है। एमका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इंजन का। फिलहाल तो उसमें हमें एक राहत मिली है, क्योंकि हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन की डील को साइन किया गया है, जो कि एमका के 5 प्रोटोटाइप्स और एमका मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं एमका मार्क 2 के लिए 110 से लेकर के 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास के जो इंजन है इनको लेकर के सैफरान के साथ बातचीत चल रही है और संभावित है आने वाले 8 से 9 वर्षों में जो इंजन है वो एमका मार्क 2 के लिए तैयार भी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डीआरडीओ आडा के द्वारा रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो फंड्स हैं वो इशू किए जाते हैं, क्लियरेंस उनको मिलती है, तो 3 वर्ष के अंदर जो प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट कर दिया जाएगा और उसके 1.5 वर्ष के बाद जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। यानी एक अनुमान के हिसाब से एमका की जो पहली उड़ान है वो हमें 2026 तक देखने को मिलेगी और ये एयरक्राफ्ट 2030 से 31 तक प्रोडक्शन में जाते दिखाई पड़ेंगे।
वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इंडिजिनस प्रोग्राम पर बात करना तो फिर एक नासमझी होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट अज़्म शुरू होते ही लगभग खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करे। लेकिन दिक्कत की बात भारत के लिए ये है कि एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ तुर्की, दोनों पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रहे हैं और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं आज नहीं तो कल पाकिस्तान के हाथ तुर्की का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम कान है उसको तुर्की पाकिस्तान को दे देगा और पाकिस्तान के पास एक जो एयर डोमिनेंस है वो उपस्थित रहेगा, क्योंकि भारत अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को लेकर के पूरी तरीके से टिका हुआ है और भारत का कोई भी प्लान नहीं है कि भारत विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे। कान प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये रही थी कि इसकी टाइमलाइन भी एमका के साथ शुरू हुई थी। एमका की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब 5 वैज्ञानिकों की एक टीम को गठित किया गया था, जिसमें आशीष कुमार घोष, कृष्ण राजेंद्र नीली, एमबी अंगदी, एके विनयगम और फैरोजा नौशाद शामिल थे और इनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि ये एमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। वहीं तुर्की के द्वारा दिसंबर 2010 में जो कान प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत हुई थी और इसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन किया गया था। भारत अभी भी इस प्रोजेक्ट को ड्राइंग बोर्ड पे ही रखे है, जबकि तुर्की के द्वारा जो एयरक्राफ्ट है वो रोल आउट भी किया जा चुका है और एक दावे के हिसाब से 27 दिसंबर को इसी वर्ष इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। गौर करने वाली बात एक ये है कि तुर्की का तो ये भी कहना है कि वर्ष 2026 से 27 तक उनका प्लान है कि वो इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल भी कर देंगे। लेकिन अगर हम भारत के एमका प्रोजेक्ट की बात करें तो एमका तो 2026 तक पहली उड़ान भर ले, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हालांकि हम यहाँ पे एमका को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम इसके चैलेंजेस को समझते हैं, लेकिन फिर भी भारत को अपना ये जो प्रोग्राम है अब फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हाथ ये एयरक्राफ्ट लगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान इन्हें एज अ F-16 का रिप्लेसमेंट इंडक्ट करेगा और ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी होने वाले हैं। कान की अभी तक जो स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आई है उसमें मुख्य तौर पर इसकी जो टॉप स्पीड होने वाली है वो मार्क 1.8 की होने वाली है और सर्विस सीलिंग इसकी 55,000 फीट की होने वाली है। वहीं एमका की जो टॉप स्पीड होगी वो भी मार्क 1.6 से 1.8 के बीच की होगी और गौर करने वाली बात एक ही है कि रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि एमका की जो टॉप स्पीड हो सकती है वो मार्क 2.15 की हो सकती है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा होगी और उसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 1620 किलोमीटर की होने वाली है और इसे सभी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स से इक्विप किया जाएगा और इसमें भारत की जो एडवांस मिसाइल्स हैं जो विकसित की जा रही हैं वो इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनेगी, जिसमें अस्त्र परिवार की मिसाइल, रुद्रम परिवार की मिसाइल, ब्रह्मोस एनजी और संभावित है कि इसमें एमबीडीए की जो मेटियोर है वो भी एमका के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बन जाए और अलग अलग प्रकार के जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं वो भी एमका के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनने वाले हैं। एमका प्रोग्राम के लिए सबसे राहत की बात यह है कि उसमें इस्तेमाल होने वाले जो अधिकतर सिस्टम्स हैं उनका निर्माण हो चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2, एमका और टेडबीएफ के बीच में बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ होंगी और ये सारी चीज़ें भारत के लिए पॉजिटिव वे में देखी जा रही हैं। लेकिन फिर भी अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल है वो एमका को नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम है वो लगातार खिंच रहा है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर इसमें अब ज़्यादा डिले हुई तो ये चीज़ भारत के हित में नहीं जाने वाली है और इसीलिए एक्सपर्ट्स को इस बात का डर है कि अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए गए तो पाकिस्तान इस रेस में भारत से आगे हो सकता है, क्योंकि भले ही पाकिस्तान खुद का FGFA ना बना पाया हो लेकिन उससे तुर्की के कान प्रोजेक्ट का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।